वेलकम बैक टू एमएस बेस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन और उसके कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे। रिएक्शंस में हम लोगों ने दो रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। पहला कंबशन पढ़ लिया है और दूसरा हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, दूसरा हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया। आज जो तीसरी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो एडिशन रिएक्शन हमें समझना पड़ेगा एक्चुअली एडिशन रिएक्शन होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आपके पास आप एक क्लासरूम में हैं। उस क्लासरूम में जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एक टीचर जो है आपको वहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। यदि ऐसा हो जाए कोई नया स्टूडेंट आ जाए, न्यू स्टूडेंट आ गया, न्यू कमर है कोई, और वो न्यू स्टूडेंट अगर क्लास में आए और आपकी क्लास में अगर कोई सीट वैकेंट है तो बच्चा इसमें आकर जुड़ जाएगा। टीचर को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जितने स्ट्रेंथ पहले थी उसमें एक और ऐड हो जाएगी। क्लास में से कोई बाहर नहीं गया लेकिन उस सिस्टम में जाके वो क्या चीज़ हो चुका है, वो स्टूडेंट जाके ऐड हो चुका है। ओके, तो इसका मतलब ये है एडिशन रिएक्शन का मतलब कि कोई चीज़ बाहर से ऐड हो रही है बजाय इस चीज़ के कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको हाइड्रोकार्बन से डील करता हूँ इसको। जैसे आपके पास CH4 है, आप अगर इसमें से बोलते हैं कोई एक चीज़ इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आप जानते हैं ऐड तो हम इसमें कोई चीज़ जैसे X ऐड करना चाहते हैं तो ये जब तक इसमें से कोई एक चीज़ बाहर नहीं निकलेगी तब तक ये ऐड नहीं होगा। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों इसलिए है क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं और 4 की 4 वैलेंसी किसने सेटिस्फाई कर रखी हुई है, हाइड्रोजन ने। तो X आकर यहाँ पर आप 5वां बॉन्ड तो लगा नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस CH4 में से किसी एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, मीन्स माइनस हाइड्रोजन होना पड़ेगा इसमें से एक, तब जाके एक X यहाँ पे जुड़ सकता है और ये क्या हो जाएगा, CH3X करके जुड़ जाएगा। और जब ऐसा होता है आप जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, चेंज हो जाएगी। सेम एज इट इज आपका हाइड्रोकार्बन्स में होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। देखिए एक्चुअली होता क्या है, एडिशन रिएक्शन जो टेक्स प्लेस करती हैं ऐसे केस में जो कोई ए है उस ए में कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं और उस चीज़ को आप ए के साथ कोई दूसरी चीज़ ऐड कर दिया आपने, सपोज X जुड़ गई उसके साथ। ऐसा करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट का, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा जो इस रिएक्शन को एनहांस कर दे, मीन्स इस रिएक्शन को, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट कैसे सब्सटेंसेस होते हैं, catalysts are the substances which alter the rate of the reaction, which alter the rate of reaction। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा आता है कैटलिस्ट के बारे में। ओके, तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। अब वो चेंज दो प्रकार से हो सकता है। ओके, पहला होता है वो उसको एनहांस कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। दूसरा वो उसको क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। दो तरीके से हो सकते हैं। जब वो एनहांस करेगा ऐसे उनको हम प्रोमोटर्स बोलेंगे। ओके, और बाकी जो डिक्रीज करते हैं, वैसे इसका नाम केमिस्ट्री में अगर आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ जियोलाइट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे आप, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि उनको हम लोग एज अ कैटालिटिक पॉइजन भी बोलते हैं। ओके, खैर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बट इसकी जो सबसे बड़ी शर्त होती है वो है कि विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड, विदाउट बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन, खुद को रिएक्शन में यूज किए बिना, विदाउट इटसेल्फ बीइंग यूज्ड इन द रिएक्शन, खुद को अपनी पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ए के साथ कोई कैटलिस्ट डाला तो AX प्लस कैटलिस्ट बाहर निकल रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली कैटलिस्ट इस पूरी रिएक्शन में सिर्फ इतना काम करता है कि वो इस रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे बिना अपने आप को इस्तेमाल किए। ओके, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक्चुअली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका जो है वो आपका हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है।
क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखिए इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, पहले उसको समझेंगे। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन का मतलब H2, ठीक है। हाइड्रोजन का जोड़ देना किसी भी रिएक्शन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। जैसे मान के चला आपके पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही आपका क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। इस टॉपिक को आप चाहे तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी। तो आप जब वनस्पति घी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी वेजिटेबल ऑयल से, तो कैसे बनता है, उसके लिए आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, साथ में कुछ कैटलिस्ट आपको इसमें क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, और जिस वजह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एक्चुअल प्रोसेस होती है वो कुछ ऐसी होती है यहाँ पे। तो और ये एक्चुअली क्या होता है, एनिमल फैट होता है, हम जानते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं दूसरी चीज जो बनती है इसमें वो होती है आपकी वनस्पति घी, ओके। हम जानते हैं वनस्पति घी, जैसे आपने डाल्डा वगैरह का नाम सुना होगा, और वैसे भी हमारे लिए ये चीज़ क्या होती है, हानिकारक होती है। इसीलिए हम कुकिंग के वक्त ऑयल यूज़ करना ज़्यादा सही समझते हैं एज़ कम्पेयर टू डाल्डा या फिर ऐसा कोई वनस्पति घी जो होता है, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए ख़राब होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है जैसे वेजिटेबल ऑयल वगैरह, ये कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट आपका यूज़ होता है, आप चाहे इसमें पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें निकल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जितने भी ट्रांजिशन जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके एलिमेंट्स होते हैं। तो इनका नेचर मैक्सिमम ये शो करता है कि वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जा सकता है, ओके। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक एग्जांपल लेते हैं, R डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है, ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब आपने इसमें क्या किया, हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश की, और हाइड्रोजन ऐड किया आपने किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपने हाइड्रोजन ऐड किया है, और उसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया है। निकल कैटलिस्ट जब आपने इसमें डाला है तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पे वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन एक ये ले जाएगा, एक ये ले जाएगा, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर आएगा, ओके। एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके ऊपर। जब इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ऐसे ही सिस्टम के पास जुड़ेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। आप जानते हैं ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम हो। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड वीकर होता है क्योंकि थोड़े समय के लिए ओवरलैप करता है एक्सेस के ऊपर, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस के ऊपर ये थोड़े ही समय के लिए ओवरलैप करता है, इसलिए कमज़ोर होता है। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा देर के लिए एग्जिस्ट करता है इसलिए वो स्ट्रांग होता है। तो इसमें से पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो ऐसे केस में बॉन्ड उसी तरफ जाता है जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जानते हैं दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है और दोनों के पास ग्रुप सेम जुड़े हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, कार्बन जो होगा वो होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब हो गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ले जाएंगे। जब ऐसा होगा तो ऐसे केस में दोनों के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के पास बॉन्ड कराने जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, इस तरीके से इसने बॉन्ड बना दिया। ऐसे ही आपका ये R तो अलग से हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया इस कार्बन के बीच में, ये R ऐसे ही रह गए। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया और उन्होंने क्या बना दिया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना दिए। आप देख रहे हैं कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन के बदले अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन हो चुका है। यहाँ पर एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। और कौन सा बॉन्ड टूटा बेटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो हम जानते हैं जो रिएक्टेंट साइड में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ वन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड क्या होता है इसमें टूटता है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कितने सिग्मा बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कभी आपको अगर डिफरेंस आता है इसके बीच में ऐसा कुछ कभी, और आपको अगर समझाना है, इसको एलाबोरेट करना है, तो आप इस तरीके से इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करने को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस पूरी रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी। लार्ज स्केल में वनस्पति घी कैसे बनाई जाती है, अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, चाहे आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पूछे, चाहे आपसे एडिशन रिएक्शन पूछे, चाहे आपसे कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल इनटू वनस्पति घी पूछे,
आप यही प्रोसेस करेंगे, यही सारी रिएक्शंस करेंगे और इतना करने पर आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसको आप कोई थ्योरी भी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ एज इट इज जैसा आपको बोला गया वैसा लिख के आना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपकी एडिशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उस नेक्स्ट रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। उस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, आप पढ़ते हुए आए हैं बहुत समय से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी डील करते हैं। चौथी रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है इसको भी समझते हैं। सेम एज इट इज एग्जांपल जैसा हम लोगों ने कहाँ समझा था, क्लास को लेकर। आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ओके, और एक टीचर जो है वहां पे क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। क्या हो यदि बाहर से एडिशनल कोई एक टीचर आने की कोशिश करे, अब स्टूडेंट नहीं आएगा, अब टीचर आने की कोशिश करे यदि, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या स्टूडेंट्स को बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है दो टीचर एक समय पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएं और बच्चे समझ लें? नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में इस टीचर को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, उस सिस्टम से हटना पड़ेगा, और तब जाके ये वाला जो टीचर होगा इसकी पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये चीज़ समझ में आई हमें, किसी चीज़ के जुड़ने के लिए किसी चीज़ का हटना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4 है, और आप इसमें कोई हेलोजन ऐड करना चाहते हैं, X ऐड करना चाहते हैं, तो जब तक आप इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे नहीं तब तक यहाँ पे हेलोजन ऐड होगा नहीं, और अगर ऐसा होगा तो हेलोजन ऐड हो जाएगा। रिएक्शन के समय पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन इसमें ऐसे जुड़ गया, लेकिन इतना आसान नहीं होता हेलोजन को जोड़ना किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनों में खासकर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, एल्केन्स हैं, और एल्केन्स हम जानते हैं क्या, लिटिल एफिनिटी होती है किसी भी स्पीशीज के लिए, वेदर इट इज एसिड, बेस और सॉल्ट और एनी अदर कंपाउंड, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो, न्यूक्लियोफाइल हो, किसी भी चीज़ के लिए इसकी जो रिएक्टिविटी होती है कम होती है। इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर इस CH4 के मॉलिक्यूल को उस हेलोजन के लिए रिएक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारी प्रोसेस करते हैं। एक प्रोसेस उसमें से कौन सी है कि आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया और उसको क्लोरीन के साथ इसको एक्सपोज करने की कोशिश की सनलाइट में। ओके, सनलाइट का एक्सपोजर मिला इसको, कभी कभी आपको सनलाइट लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो H करके मिलेगा। H का मतलब क्या है आप जानते हैं ना, अगर आप नहीं जानते थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया ले लीजिए। E=H, एनर्जी जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और H यहाँ पर जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट आप 11th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, तो उससे H बना, और ये H को एज अ एनर्जी पैकेट बोला गया है, एनर्जी पैकेट, जिसको हम बोलते हैं फोटोन्स। क्या बोलते हैं बेटा, फोटोन्स। और फोटोन्स क्यों बोला गया है, सनलाइट की एनर्जी यदि आपको मिलती है तो वो सनलाइट जो होता है अपनी एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में सेंड करता है, और जिसको हम H बोलते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो फोटोन्स होते हैं जब क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, CH4 के मॉलिक्यूल में भी इसका इंट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे बनेगा क्या, हमें ये चीज़ समझनी है। ओके, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा वो हमें पढ़ना है, और सब्स्टिट्यूशन कब हुआ, जब आपका एक हाइड्रोजन हटा और उसके बदले आपका एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाया। सब्स्टिट्यूशन क्लास में भी जब भी टीचर अगर एब्सेंट रहता है तो उनके अरेंजमेंट लगते हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। किसका सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन वही होता है किसी एक के बदले दूसरा उस प्लेस को ऑक्युपाई कर ले, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के बदले हेलोजन ने अपनी प्लेस को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे एक क्लोरीन जो होगा वो अब हाइड्रोकार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपके 10th लेवल में तो ये मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज और फॉर ICSE बोर्ड के बच्चे जो ध्यान दें उनको उनके सिलेबस में कभी कभी मिल जाता है ये चीज़ देखने को, ऐसे मैकेनिज्म। तो देख लें आप कैसे होता है। पहले क्या होगा, जो क्लोरीन होगा आपका Cl2 मॉलिक्यूल, ओके, Cl2 मॉलिक्यूल जो होगा वो आपका सनलाइट जैसे इसके ऊपर गिरेगा तो क्लोरीन और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में टूट जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले जाएंगे और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। फ्री रेडिकल्स में टूटने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, जो CH4 है आपका, सो CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCH, इस तरीके से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं दीज आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है,
क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कैसी होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हल्का सा क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जिस वजह से क्या होगा आप देख सकेंगे कि HCH यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रह जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन, और H ऑड इलेक्ट्रॉन करके बाहर निकल आएगा, ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका कार्बन फ्री रेडिकल बना हुआ है। ओके, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका यही कार्बन फ्री रेडिकल जो होगा ये इसके साथ एक क्लोरीन फ्री रेडिकल, इनमें दोनों में से कोई एक आएगा और इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पर क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इस ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड बन गया, और इसको हम CH3Cl भी लिख सकते हैं। ऐसा ही क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका H फ्री रेडिकल बाहर रिलीज हुआ था और आपका ये जो क्लोरीन एक बच गया था, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बॉन्ड में टेक्स पार्ट करेंगे और HCl करके बॉन्ड ये रिलीज कर देंगे बाहर। इसका हमें ये समझ में आया कि आपका एक प्रोडक्ट CH3Cl बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन आपकी लिखी गई थी CH4 + Cl2 और आपको बोला गया H न्यू मीन सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको किया गया तो क्या बनेगा, CH3Cl, और HCl क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे बननी चाहिए थी, आपको ये समझाना था। उसके लिए आपकी ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये इसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। पहली जो स्टेप होती है इसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। ओके, जो लास्ट स्टेप जहां पर टर्मिनेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। और जो बीच में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। पहले चेन इनिशिएट हुआ, कैसे हुआ, इस तरीके से फ्री रेडिकल्स में टूटा, इसके बाद फिर चेन का प्रोपोगेशन हुआ लगातार, और लास्ट में उसको हम एंड करना चाहते हैं तो चेन टर्मिनेट स्टेप हुआ। तो 3 स्टेप्स में हमारी ये जो रिएक्शन है कंप्लीट हो गई। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोला जाता है इस पूरी रिएक्शन को। क्या बोला जाता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस तरीके से होता है वो आप समझ चुके हैं, और इसके जरिए आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया। अब एग्जाम में होता क्या है, क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा भी आता है, ठीक है, यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आ जाए CH4 + Cl2 और H न्यू डाल दिया जाए सनलाइट, लेकिन Cl2 के नीचे आपका लिख दिया गया एक्सेस अमाउंट। ओके, तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये समझना है। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, Cl2 एक्सेस में डालना है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। पहले हमने CH4 लिया, इसमें अगर हम Cl2 एक्सेस में ना डालते हैं तो मान के चलो पहले नॉर्मल Cl2 डाला तो क्या बनना चाहिए था, CH3Cl, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता और यहाँ पे एक Cl जुड़ता, जाहिर सी बात है, तो एक Cl बच जाता, एक Cl बच जाता तो वो Cl और H निकल के क्या बन जाते, HCl बाहर रिलीज कर लेते। अब इसमें दोबारा से Cl2 डाल दो, क्योंकि एक्सेस डाल रहे हैं ना, अब इसमें भी डाल दो, अब एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, यहाँ से माइनस हाइड्रोजन हो जाएगा, एक Cl + Cl, एक Cl और जुड़ जाएगा इसमें। जब ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक Cl इसमें से चला गया, तो एक Cl बचा, Cl दोबारा बाहर निकलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर CH2 रह जाएगा। अब Cl एक तो था ही और एक और जुड़ गया तो Cl2 हो गया। ऐसे अब आगे प्रोसेस में Cl2 दोबारा डालेंगे तो क्या होगा, CH एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो एक Cl के साथ Cl बाहर निकाल देगा, तो CH रह जाएगा और Cl कितने हो जाएंगे, 3। देन उसके बाद आप Cl2 और ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एक भी नहीं रहेगा, और Cl 2 तो थे, 3 तो थे ही, और एक और बढ़ गया तो CCl4 हो गया। इस CCl4 को हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, और ये जो CHCl थे आपका बना है यहाँ पे